हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर जी होता है और पृथ्वी तल से अगर मैं h ऊंचाई ऊपर गया या h ऊंचाई नीचे आया तो जी में क्या चेंज होता है, इस पार्ट में हम जानेंगे। और यदि आप इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो अर्थ जीएस पर अपलोडेड है। साथ ही साथ केमिस्ट्री लाइक सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो अर्थ जीएस यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप वहां पर देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा जो चैप्टर फिजिक्स का ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने केपलर के नियम और गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और कई सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। आज हम ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 में एक टॉपिक लास्ट छोड़ दिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। एफ ई यानी एंड एफ जी में एक सेकेंड एफ ई और एफ जी में तुलना। देखिए एफ ऑफ ई क्या था अपना, के क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर। एफ ऑफ जी क्या था, के एम स्क्वायर जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू आपका हमने इलेक्ट्रॉन माना था कि दो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं तथा इस पर क्यू द्रव्यमान, क्यू आवेश, द्रव्यमान एम दोनों पर है। तो इसके लिए Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, M की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद यदि हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर F ऑफ E तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम F ऑफ G देखें उसमें G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यदि मैं 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 ऑफ 1 kg 31 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ ई और एफ जी हमारा यहां से। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो एफ ई 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 आएगा अपॉन आर स्क्वायर और ये आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 71 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, सेम आपका अप्रॉक्स इतना आएगा। 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 71। ठीक है, तो यदि हम यहां से देखें F अपॉन E अपॉन F अपॉन G इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। नहीं, इसको तो हमने सॉल्व करके 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 अपॉन
आर स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻71 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से गया, तो एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो हम एक काम करते हैं, इस चीज को ना, इसको हटा ही देते हैं। मान लेते हैं 10⁻⁻20 है, 10⁻⁻71 है बस, क्योंकि हमें इस वैल्यू से कुछ नहीं, सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू हम जानना चाहते हैं। तो एफ ऑफ जी जब आई थिंक 70, ये वाला 70 ऑफ 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, एक सेकंड, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपका ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एफ ई 10⁻43। तो एफ ऑफ ई हो जाएगा आपका एफ जी का 10⁻43 एफ ऑफ जी, इस तरीके से। यानी कि एफ ऑफ ई कितना ज्यादा है, सोचो, एफ ऑफ ई 10⁻43 का मल्टीपल, है ना, इनटू एफ ऑफ जी, तब बराबर होगा, सोच रहे हो, इतनी घात आप 10 की करने के बाद उसमें आप एफ ऑफ जी का मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका एफ ई मतलब जो आपका वैद्युत आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा 10⁻43। यानी कि जो आपका गुरुत्वीय बल है, यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से तुलना करने पर हमें ये समझ आया कि आपका जो गुरुत्वीय बल, बेसिकली गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं, एफ जी, वो बहुत ज्यादा मच छोटा होता है, किससे, या क्षीण होता है, बेसिकली कह सकते हैं। जो एफ जी होता है ना, वो क्षीण बल होता है, क्षीण बल, बिल्कुल कमजोर बल। बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, जब कोई एक, देखिए, इस दुनिया की हर चीज, इस दुनिया का हर द्रव्यमान, इस दुनिया का, एक सेकंड, इस दुनिया का हर द्रव्यमान, हर एक वस्तु या एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल द्वारा, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको हम जानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप कहेंगे कि ये सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है और ये मैं हूं, तो ये दोनों चीज है, मुझमें भी कुछ मास है, इसमें भी, मैं एक कण मान लो, मैं एक पार्टिकल हूं सपोज, और ये ट्राइपॉड भी एक पार्टिकल है। तो ये दोनों को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रहे, कॉन्ट्रास्ट क्यों नहीं हो रहा है, इनमें टकराव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपका पृथ्वी बल है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ज्यादा कम, एक बार बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाने का, बहुत ज्यादा कम होने का, ये एक दूसरे से चीजें आपके कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। 10 की पावर, या आप ऐसे भी कह सकते हो एफ ऑफ जी, अगर मैं इसको इधर भेजूं, एक सेकंड मार्क कर, अगर मैं इसको यहां भेजूं तो ये 10⁻43 अपॉन में आएगा, लेकिन माइनस में ऊपर ले जाएंगे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक, ये हमने एफ ई और एफ जी में तुलना करी है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, देखो गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया की हर एक कण दूसरे कण को, विश्व का या दुनिया का हर एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। किसके द्वारा? बल के द्वारा। उसी आप बल को क्या कह देंगे? आकर्षण बल कह देंगे। यानी कि कोई एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, जिस बल द्वारा एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, जिस बल द्वारा, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड, बेसिकली मैं एक कण मान लिया मैंने खुद को, और ये ट्राइपोड एक पार्टिकल है, दोनों है, ठीक है। तो हम दोनों में ना के बराबर आकर्षण बल है, ठीक है। लेकिन मतलब जो आपका गुरुत्वीय फोर्स ना के बराबर, गुरुत्वीय बल ना के बराबर है, लेकिन है लेकिन ना के बराबर है। तो वो मुझे जिस क्षेत्र तक अनुभव हो रहा है, मतलब कह सकते हैं जो आपका आकर्षणकारी कण है, बेसिकली मतलब जो कण आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, वो आकर्षणकारी कण का वह क्षेत्र जहां तक, जिस स्थान तक, आकर्षणकारी कण का वह क्षेत्र जिस स्थान तक, जहां तक वो क्या करता है? आकर्षण अनुभव या आकर्षण महसूस करता है। जहां तक आकर्षण महसूस करता है, आकर्षण क्या करता है? महसूस। उसी हम क्षेत्र को बेसिकली क्या कह देते हैं? उसी हम क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। मैं पार्टिकल मान लिया, ये इधर देखिए, एक ये पार्टिकल है और एक ये है, ये ए है कोई, ये बी है, एम द्रव्यमान, दोनों में द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान होने की वजह से ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे एक बल द्वारा। तो मान लो इसको बल इतना दूरी तक, इतने स्थान तक आकर्षण बल महसूस हो रहा है, तो इसका ये जो इतना क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसी हम क्षेत्र को क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। बस आकर्षणकारी कण का वह क्षेत्र जहां तक उस कण को आकर्षण अनुभव हो, आकर्षण महसूस हो, वो क्या कहलाता है? आपका क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका गुरुत्वीय क्षेत्र। बेसिकली ये आकर्षण बल किस चीज का? आकर्षण बल कौन सा होगा? मतलब आकर्षण बल ही तो गुरुत्वीय, आकर्षण बल ही तो गुरुत्वीय आकर्षण बल है। बेसिकली आकर्षणकारी कण द्वारा कण का वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करती है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ये अपन जानते हैं, पहला टॉपिक। अब देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए मान लो आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कण m द्रव्यमान का किसी विद्युत क्षेत्र में ये आप सॉरी
गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत नहीं, विद्युत तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान, क्या ये एक एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान द्वारा जितना एकांक द्रव्यमान द्वारा एकांक द्रव्यमान के एकांक द्रव्यमान पर बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। बेसिकली गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है, एफ बाई एम होता है। एकांक द्रव्यमान पर बल द्वारा किया गया काम, किसके द्वारा? बल द्वारा, क्या कहलाता है आपका? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। वैसे कह सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर बल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये एक सदिश राशि है। I क्या? एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है, तो इस सूत्र का सदिश रूप हो जाएगा I वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन M। ये हो जाएगा इसका सदिश रूप, I वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन M। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी SI इकाई, SI मात्रक का, तो आपका हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। एक सेकंड, मीटर कहां? द्रव्यमान है वो, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। अगर बात करें विमा की, किसकी विमा की बात कर रहे हैं हम? इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा। तो देखिए, अगर हम बात करें MLT-2 होती है बल की, और नीचे है क्या? M, तो M से M कट गया, LT-2, LT-2। ये हो जाएगा इसका विमा। इसके बाद जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा सूत्र यदि हम देखें तो हो जाता है Gm अपॉन R स्क्वायर, Gm अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं F क्या होता है? F होता है बेसिकली G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, है ना। और F क्या होता है? mg, मतलब ये F हो गया आपका। तो जब आप M से M कट कर दोगे तो Gm अपॉन R स्क्वायर, जब आप F बाई M करोगे ना तो G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, ये आपका Gm बाई R स्क्वायर। हमने इसको इधर इस तरीके से ये लिख दिया, E इज इक्वल टू Gm बाई R स्क्वायर। ठीक है।
ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, जो कि गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी गुरुत्व। देखिए, ग्रेविटी भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। लेकिन हर गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व नहीं होता, लेकिन गुरुत्व जो है वो एक गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए, कहने का तात्पर्य ऐसा है, गुरुत्व तब होगा जब ये अपना एक तल है, मतलब ये अपना एक, मान लो पृथ्वी की सतह है, ऊपर से कोई वस्तु आ रही है, तो पृथ्वी अपनी ओर कोई वस्तु आकर्षित करे, क्योंकि इसका द्रव्यमान me है, इसका ही द्रव्यमान m मान लेते, तो दो द्रव्यमान हैं, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, तो वहां पर आकर्षण बल F गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, और उस विशेष गुरुत्वाकर्षण बल का नाम गुरुत्व या ग्रेविटी है। क्या है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या है? जो पृथ्वी है वो कहां? अपने केंद्र की ओर वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को हम G से प्रदर्शित करते हैं, और जो गुरुत्वीय त्वरण है G, आई थिंक हम इसको पहले देखो, गुरुत्वीय त्वरण बेसिकली मुक्त रूप से, क्या मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में वेग में जो वृद्धि होती है, एक सेकंड में होने वाली वेग की वृद्धि क्या कहलाती है? आपकी गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, जैसे ये मुक्त रूप से गिर रही है, तो इसके एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, उससे हम गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड MKS पद्धति में, या फिर आप इसको न्यूटन पर केजी भी कह सकते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू M इंटू G होता है। पहली चीज, जहां पर M उस वस्तु का द्रव्यमान है, G जैसे इसको मैं फेंक रहा हूं, मतलब ये मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, एक सेकंड में इसका कितना वेलोसिटी,
वेग बढ़ रहा है, वेग की वृद्धि हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका द्रव्यमान m है, ग्रेविटी g हो गया, मतलब ग्रेविटेश जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका g हो गया, तो F इज इक्वल टू mg हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हमें g निकालना हो तो F बाई m करेंगे, F का होता है न्यूटन, न्यूटन पर केजी। ठीक है, ये अपना हो गया। और यदि आपसे तीसरे पॉइंट में देखो, आपसे बोला जाए जो आपका कैपिटल G है एंड स्मॉल आपका जो G है उसमें संबंध क्या है, रिलेशन किसमें, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या रिलेशन है, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का, इन दोनों में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। देखिए, आप लेकर चले यहां पर अर्थ, क्या बेसिकली गुरुत्वीय किसका होता है, अर्थ का होता है, अर्थ का। देखो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू G, एक हमने मान लिया अर्थ है ना, एक हमारा कण अर्थ है और एक कोई वस्तु है यहाँ पर जिसका द्रव्यमान m और पृथ्वी का द्रव्यमान me, बीच की दूरी आप r मान लो, मतलब re ले लो बेसिकली, है ना। इस तरीके से मान लिया मैंने, ये आपकी पृथ्वी है और यहां से कोई एक कण है m है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले मान लो पृथ्वी की सतह पर ही है, इसका द्रव्यमान me है, इसका द्रव्यमान m है, दोनों के बीच की दूरी re है, इस तरीके से। तो F इज इक्वल टू me इंटू m अपॉन re स्क्वायर, ये अपना, हम इसको जानते हैं कैसे लिखा, हमने पहले भी जान चुके हैं। F इज इक्वल टू जो होता है वो m इंटू g होता है, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है और जिस वस्तु से आप गति करवा रहे हैं, जिसकी गुरुत्वीय त्वरण है, एक सेकंड में वेग में वृद्धि हो रही थी, उस वस्तु का द्रव्यमान लेना है यहाँ पर। तो ये भी F, ये भी F, तो mg इज इक्वल टू gm ऑफ E m re स्क्वायर, यानी ये वाला m इस m से खत्म, g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ me, रेडियस ऑफ अर्थ re का होल स्क्वायर, ये निकल के आपका आ गया दोनों में रिलेशन। और इन सभी में हम सारी चीज जानते हैं, g कैपिटल क्या है, 6.67 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी जानते हैं। और क्या आपका, और क्या है, अच्छा इस चीज को हम बाद में देखते हैं, ये ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रही है कि ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, नहीं, ये किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है बेसिकली, ध्यान से देखिए। ये तो चीज कांस्टेंट है, 6.67 10 की पावर माइनस का 11 हमेशा रहेगा, चेंज नहीं होगा। m ऑफ E, पृथ्वी का द्रव्यमान भी नियत है, बेसिकली कह सकते हैं ऐसा कि मतलब इसका द्रव्यमान है नियत, और रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट, ऐसा लेके चलेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि g भी नियत होगा। या सीधी बात कहें, सीधी बात, मैं ये सारी चीज नहीं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, सीधा ये है समझाने का मेन मोटिव, जो आपका g है वो वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। g जो है गुरुत्वीय त्वरण, वो आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कोई भी वस्तु हो, कुछ भी उसका द्रव्यमान बना रहे, उसका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर समान होगा, पृथ्वी तल पर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ठीक है, तो समान तो होगा, लेकिन कितना होगा, तो हम g की वैल्यू रखेंगे, me की वैल्यू और re की वैल्यू रखेंगे, तो हमें गुरुत्वीय त्वरण पता चल जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि ऐसा तो होता नहीं है कि मैं अगर
बड़ा सा इतना लोहा का एकदम बड़ा सा एक इतना बड़ा एक लोहा का बॉक्स लाऊं, बड़ा एकदम सॉलिड है, उसको मैं फेंक दूं, और इतना मैं थर्माकोल का इतना बड़ा बॉक्स लाऊं, उसको फेंकूं, तो आपका जो जो आपका सॉलिड लोहे का है बॉक्स, है ना, वो आयरन का है, वो वाला आपका जल्दी पहुंच जाएगा। उसकी वैल्यू मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों है, और आपका जो फॉर्म है वो थोड़ी देर से पहुंचता है। तो इसका रीजन ये है। क्या रीजन है इसका? रीजन सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जो भारी वस्तुएं होती हैं, जो भारी वस्तुएं होती हैं वो आपकी पहले पहले पृथ्वी पर पहले पहुंचती है। इसको आपको याद रखना है, पृथ्वी पर पहले पहुंचती है। लेकिन पहुंचते क्यों है, सवाल तो अभी भी वहीं पर अटका है। ये तो याद रखना है कि भारी वस्तुएं पृथ्वी पर पहले पहुंचती है, लेकिन क्यों, व्हाई, व्हाट्स देयर रीजन, कारण क्या है? देखो, रीजन ये है कि जैसे मैंने इसको फेंका, ऊपर से गिराया, इतना लोहे का बॉक्स लाया, उसको गिराया, तो वो वाला जल्दी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये गिरा तो बीच में वायु थी, हवा थी, हवा के कारण एक बल लगता है ना, वहां पर विरोधी बल होते हैं, उत्प्लावन बल और स्यानकर्षण बल। क्या यहीं पर देखे या नेक्स्ट? आइए नेक्स्ट पर देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद। देखिए, इसको हम देखते हैं इधर, इधर पे कार्ड। आइए समझते हैं कार्ड क्या होता है, आंसर देखते हैं। बेसिकली इसको नोट में रखेंगे, जो आपकी वायु है उसमें विरोधी बल कार्य करते हैं, जो कि उत्प्लावन बल एवं कर्षण श्यान बल। इस श्यान बल को और उत्प्लावन बल को हम दोनों ही समझेंगे। अभी आपको याद रखना है कि ये ऐसे बल होते हैं जो आपकी वस्तुएं होती है ना, ऊपर से नीचे आना चाहती हैं, तो उसे रोकते हैं क्योंकि मीडियम है बीच में वायु, ये रोकने की कोशिश करते हैं, विरोध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारी वस्तु होगी, मान लो आपके सामने आपका विरोध एक छोटा बच्चा कर रहा है, तो वो रुक जाएगा। आप बड़े हैं तो वो रुक जाएगा, आप उसे रोक लेंगे। आपका विरोध खली, दी ग्रेट खली कर रहा है, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। उसी प्रकार उत्प्लावन बल और कर्षण जो श्यान बल है, उसमें जो छोटी मतलब हल्की जो वस्तुएं होती हैं, वो इसे रोकने के लिए प्रयास करती हैं, जिस कारण ये नीचे आने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन है ना, जो भारी वस्तुएं होती हैं वो तुरंत इसको हटा के और नीचे फटाक नीचे से आ जाती हैं, क्योंकि वो भारी वस्तुएं हैं, और भारी वस्तुओं के कारण ये जो छोटे मोटे विरोध बल हैं उनके सामने नहीं चल पाते हैं। रीजन ये है ना। और इन बलों के कारण त्वरण त्वरण जो होता है ना, वो भिन्न भिन्न हो जाता है, त्वरण आपका चेंज हो जाता है, कोई जल्दी आता है, कोई वस्तु देर आती है। किसके कारण होता है? ये जो विरोधी बल हैं, बस ये आपके विरोध करने वाले जो बल हैं इनके कारण। और यही कारण है कि भारी जो वस्तुएं होती हैं वो पृथ्वी पर पहले पहुंचती हैं, पहले पहुंचेंगी। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान और इसका घनत्व कैसे पता करें?
पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना आइए देखते हैं कैसे आप द्रव्यमान निकालेंगे पृथ्वी का और उसका डेंसिटी यानी घनत्व निकालेंगे। देखिए अभी हमने जो पढ़ा G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही तो अभी हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, यदि हम एम ई निकाले मतलब अर्थ का द्रव्यमान, ये बेसिकली मास ऑफ अर्थ है, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। हाँ, तो अगर हमें ये करना है पता, तो हमें वृत्तीय त्वरण का मान भी आई थिंक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। और कैपिटल जी का मान यहां पर रखेंगे 6.67 10 की पावर माइनस का 11 है ना, रखने पर, और आर ऑफ ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, कितने 6.37 इंटू 10 की पावर 6 कितनी 6400 कहते हैं है ना, किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर पॉइंट लगा यानी 10 की पावर 3, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इस तरीके से, मतलब करीब करीब। ठीक है, राइट, सही लगा, 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, अब मैं इनकी सबकी वैल्यू डाल दूं अगर इसमें, तो मास ऑफ ई अर्थ का जो द्रव्यमान है वो मान पता चल जाएगा। तो 9.8 इंटू 6.37 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये करीब करीब 6.0 इंटू 10 की पावर 24 केजी, लगभग एक्सप्रॉक्स 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी आएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, इतना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं घनत्व। घनत्व इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, अब हमारा टारगेट होना चाहिए ये। घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। बेसिकली हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो द्रव्यमान यहाँ पर पृथ्वी का लेंगे, किसका लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो मास ऑफ अर्थ अपॉन आयतन जो लेंगे वो पृथ्वी का लेंगे। तो आयतन बेसिकली जो पृथ्वी का जो आयतन होता है वो 4/3, ये आपका अर्थ है, मास हमने निकाल लिया है ना। अब 4/3 पाई आर ई क्यू, क्योंकि ई क्या है, इसकी रेडियस है, आर ऑफ ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो 4/3 पाई आर ई क्यू। ठीक है,
मास ऑफ अर्थ की जगह हम ये सब लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि ME जो है वो क्या है, ये है। तो इसकी जगह अगर हम GRE² अगर करें अपॉन G 4/3 पाई RE³, ठीक है। अगर मैं देखूं इधर इधर और इधर इधर, तो 3GRE² अपॉन कैपिटल G, क्या कह सकते हैं 4 पाई कैपिटल G RE, क्योंकि हम दो चीजें, एक सेकंड, हम इसको कैपिटल R मान के चलते हैं क्योंकि उसमें हमने कैपिटल RE माना था पृथ्वी की त्रिज्या, तो यहाँ पर भी RE लेकर चलते हैं, क्या RE, R ऑफ E, ठीक है। तो RE³, तो अगर मैं 2 काट दूं तो जो रो है, हमने घनत्व को रो माना, कितना रो से डिनोट करते हैं घनत्व को रो से, तो रो इज इक्वल टू 3G अपॉन 4 पाई G RE हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, 6.37 10⁶ मीटर, यहाँ पर ये रख देंगे। G लिखा हुआ है गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये लिखा है 6.67 10⁻⁻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 ⁻
सब कुछ यहाँ पर ये भी पता है, 3 और पाई सब की वैल्यू, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब हमें पता है। तो यदि हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो रो इज इक्वल टू 3 इंटू 9.8 अपॉन 4 3.14 6.67 10 की पावर माइनस का 11 और 6.37 इंटू 10 की पावर 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 5.5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब इतना अप्रॉक्स आएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है, आप कैसे भी सॉल्व करें लेकिन आएगा इतना इतना अप्रॉक्स लगभग। तो ये हमने घनत्व भी निकाल लिया, ये हमने मास या द्रव्यमान भी निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के तल पर बेसिकली हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पृथ्वी के तल क्या लेके चलते हैं, ये जो है ना, ये इसी को हम पृथ्वी का तल कहते हैं। ये पृथ्वी का तल है, क्या है ये पृथ्वी का तल। तो पृथ्वी के तल से अगर मैं ऊपर चला गया h ऊंचाई पर, या पृथ्वी के तल से मैं h ऊंचाई पर नीचे चला गया, तो वहां पर g क्या होगा, g भी चेंज होगा क्योंकि बेसिकली g जो होता है ना, g वो आपका क्या होता है, g होता है आपका कैपिटल G m ऑफ E अपॉन R E स्क्वायर। बेसिकली R पर निर्भर करता है। अब देखिए पहले तो केंद्र से R, पहले R E थी, लेकिन यहाँ पर कोई द्रव्यमान होगा तो दोनों, ये द्रव्यमान दोनों के बीच की दूरी R E थी। अब दूरी बढ़ रही है या घट रही है तो वहां पर G की जगह क्या G डैश आएगा। अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण G होता है, उसके ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन आता है, उसको हम देखने वाले हैं।
पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। क्या? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है। ये आप मान के चलो कि ये आपकी अर्थ थी। इस एक सेकंड इसको नीचे बनाया जाए। मान लो आपकी ये आपकी अर्थ थी और यहां पर एक द्रव्यमान m उपस्थित है, तो इस पृथ्वी के तल और उस द्रव्यमान के बीच की दूरी h है ना। और यदि हम बात करें पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? केंद्र पर होता है। और किसी भी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर होता है। इसको हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे। तो ये यहां पर है और ये वाली दूरी आपकी RE है। तो बेसिकली ये दो द्रव्यमान आपका मास ME है और M है। उन दोनों के मध्य कितनी दूरी है? इसके और इसके मध्य दूरी कितनी है अगर हम बात करें? क्योंकि हमें जब भी हम G लिखेंगे तो क्या होता है? कैपिटल G M ऑफ अर्थ अपॉन R E लिखते हैं RE स्क्वायर G। देखें अब हम G डैश, क्योंकि हम पृथ्वी के तल पर नहीं है, तल से और दूर है h दूरी पर। तो अब जो आपकी टोटल ये दूरी RE है, ऊपर वाली h है, तो टोटल दूरी RE प्लस h हो गई। कितनी? RE प्लस h हो गई। ठीक है। G डैश इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE प्लस h द होल स्क्वायर। अब यही तो होगी, दोनों के बीच की दूरी का ही तो स्क्वायर करते हैं नीचे, तो ये G डैश निकल के आएगा। अगर मैं G डैश अपॉन G करूं तो GME अपॉन RE स्क्वायर RE प्लस h द होल स्क्वायर। ये है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बेसिकली RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h द होल स्क्वायर। ये बच रहा है हमारा G डैश अपॉन G इज इक्वल टू इतना। ठीक है। तो G इज इक्वल टू G डैश, मतलब G डैश इज इक्वल टू जो नया वृत्तीय त्वरण आया वो पिछले वृत्तीय त्वरण का RE अपॉन RE प्लस h द होल स्क्वायर। ये निकल के आ गया अपना नया वृत्तीय त्वरण। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला उपयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से या हम इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, G डैश इज इक्वल टू G, नीचे अगर मैं RE स्क्वायर कॉमन ले लूं, है ना, और ऊपर डिवाइड कर दूं, तो इसको इस प्रकार कि G डैश अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये ज्यादा सही, अच्छे से आपको इसको याद रखना है। G डैश इज इक्वल टू G 1 प्लस h अपॉन RE द होल स्क्वायर, है ना। इसको आपको मेनली अगर आपको इसको याद रख लिया तो ये तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि किया क्या है हमने, नीचे RE स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर R, देखो ऐसा था, इसको यहाँ पर रफ में देख लेते हैं। G डैश इज इक्वल टू G, हमने नीचे ऊपर RE स्क्वायर रहने दिया, है ना, नीचे इस
हमने आर ई स्क्वायर रहने दिया, यहाँ से क्या किया हमने आर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये 1 हो गया, एच अपॉन आर ई स्क्वायर हो गया, तो ये आर स्क्वायर इसको खा जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 ये कट गया, ऊपर कुछ है नहीं, तो 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, आर ई इसका होल ये था, यही तो हमने लिखा होता है बस। ठीक है, ये हमने लिखा, और कुछ, हाँ कुछ स्पेशल चीज है, इसको आप बिंदु ओ मान सकते हैं, इसको आप पी कह सकते हैं बेसिकली, है ना। तो आपसे बोला जाए कुछ स्पेशल केस बनेंगे, स्पेशल केस। पहला देखो, प्रथम केस, अगर आर ई एच के बराबर हो तो क्या करेंगे। आर ई, मान लो ये जो आपका इतना आर ई यहाँ से है और इतना ही आर ई उधर हो, मतलब एच आर ई के बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के दूरी एच जो है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम एच की जगह आर ई रख देंगे, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई, ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, मतलब जी डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जी बाई 4, जो आपका जी डैश है ना जी बाई 4 है। ये पहला विशेष चीज। दूसरी विशेष चीज कि एच बाई आर दोनों एक से बहुत ज्यादा छोटे हो, एक से बहुत ज्यादा छोटे हो, तो एच बाई आर का अनुपात एक से बहुत ज्यादा छोटा हो। ये वाला जब हमने बेसिक फिजिक्स पढ़ा था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन किया था, एच बाई आर बहुत ज्यादा छोटा है तो आपको वहां पर वृत्तीय तड़ बनाना था जी डैश। तो देखिए जी डैश यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन वाला, 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जो आपकी एक्स है ना वो बहुत ज्यादा छोटी हो किससे, एक से, तब हम ये चीज लिख सकते हैं, ये वो आपकी द्विपद प्रमेय से संबंधित बायनोमियल थ्योरम है, उसी से ये निकल के आती है चीजें। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, एक काम करते हैं, हमारे पास ये था, अगर मैं इसको x मान लू, इसको x, तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई एक्स होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी एक्स की पावर -2। अब मैं x की वैल्यू फिर से वही रख देता हूँ जो मैंने मानी थी, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस एच वाई आर ई और का माइनस की पावर 2, इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि मैंने x की वैल्यू रख दी बस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आर वाई ई भी लिखो, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये वाला देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला सीन ही बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला ही बन गया, एन की जगह -2 है, एक्स की जगह एच वाई आर ई है, बेसिकली ये एक्स है, क्या ये x है, और x बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, x बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, मतलब ये जो n की वैल्यू आगे आ सकती है। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस, क्योंकि n की जगह कितना होगा -2, तो -2, और x क्या है एच वाई आर ई, ये होगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच वाई आर ई, 1 माइनस 2 एच आर ई, है ना। ये चीज पता है क्या है, एप्रॉक्स होती है, एप्रॉक्स, ये वाला ना नहीं, एप्रॉक्स के लिए लगता है क्या, एप्रॉक्स मतलब लगभग, हिंदी में लगभग, लगभग, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे बोला जाए
कि वो पृथ्वी तल से नीचे जा रहा है, पृथ्वी तल से। इसको भी एक सेकंड में देख लेते हैं, पृथ्वी तल से नीचे जाने का। मान लो आपका यहां पर एक कण स्थित है पृथ्वी तल के अंदर, बेसिकली तल ये है, इसके अंदर एक कोई कण स्थित है h दूरी पर। कितनी दूरी पर? h दूरी पर। ठीक है, ये बेसिकली h दूरी है। कहां से? ये h दूरी पर है, जिसका द्रव्यमान m है। पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान me है, लेकिन हम पूरी पृथ्वी ले ही नहीं रहे, सिर्फ इतनी पृथ्वी ले रहे हैं, इतनी पृथ्वी है ना। सिर्फ हम अंदर वाली पूरी दे रहे हैं, अंदर वाला हिस्सा ले रहे हैं पृथ्वी का। तो अब ये चीज इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर ME नहीं लेंगे, ME नहीं लेंगे, ME नहीं लेंगे, अंदर वाली अर्थ का द्रव्यमान लेंगे। आइए देखते हैं, उस गोले का द्रव्यमान लेंगे। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमें जो ये वाला है ना, इतना सिर्फ पृथ्वी इतनी है आ रही है उस गोले में, मतलब द्रव्यमान सिर्फ पृथ्वी का हमें इतना लेना है, तो इसे हम ME डैश कह देते हैं, ME डैश। तो इसका ME डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे द्रव्यमान जो होता है वो घनत्व इंटू आयतन होता है, तो इसको हम रो इंटू 4/3 पाई RE, और ये क्या है? RE है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बेसिकली जो आपकी ये कितनी निकल के आ रही है? ये अगर ये पूरी RE है, एक सेकंड, गलती तो नहीं, एक नहीं नहीं नहीं, H आपको ये नहीं दिया गया, H आपको ये वाली दूरी दी गई है ना, H आपको ये वाली दूरी दी गई है, बीच वाली। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये वाली आपकी दूरी हो जाएगी RE माइनस H। हाँ, यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपको। ये जो पृथ्वी, ये वाली दूरी आपको H दी गई है, तो ये दोनों के बीच की दूरी RE माइनस H हो जाएगी। तो हमें कितना चाहिए? सिर्फ RE माइनस H जो त्रिज्या है उसका, उस गोले का या उस पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, तो हमें ME डैश निकाल लिया। G हमें पता ही होता है, G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? G इज इक्वल टू ME, बट यहाँ पर ME डैश लेंगे, G अपॉन RE होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेसिकली। तो G रो इंटू G 4/3 पाई RE माइनस H द होल क्यूब अपॉन RE स्क्वायर। ये अपना G निकल के आ गया। अब हमें G डैश देखना है। क्या देखना है? G ऑफ डैश। आई थिंक गड़बड़ हो रही है क्योंकि पृथ्वी तल पर लेना है, तल पर, पृथ्वी तल पर। एक सेकंड, F इतना, एक काम करते हैं, वैसे ये तो यहाँ पर हमें
पृथ्वी के तल की बात होती है तो यहाँ पर आर ई क्यूब लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब हम जी एम ई डैश लेकर चलेंगे तो रो इंटू 4 पाई/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू अपॉन आर ई। बेसिकली यहाँ पर हम बीच की दूरी लेंगे तो दोनों के बीच की दूरी आर ई माइनस एच द होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब मैं इसको काटूंगा तो जी डैश इज इक्वल टू जी रो जी 4 पाई/3। अब ऊपर कितना निकल के आएगा आर ऑफ ई माइनस एच, हमने काटा है तो ये जी डैश निकल के आ गया। अब मैं जी डैश अपॉन जी करूं तो रो जी 4 पाई/3 आर ई माइनस एच, बेसिकली ये भी तो कट जाएगा ना, ऊपर आर ई बचेगा तो रो जी 4 पाई/3 रो आर ऑफ ई। तो ये चीज इससे कट गई तो जी डैश जो है ना वो जी आर ई माइनस एच अपॉन आर ई बचता है ना। और यहां से भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो जी डैश इज इक्वल टू जी अलग अलग करूं तो 1 माइनस एच बाई आर ई हो जाता है। 1 माइनस एच बाई आर ऑफ ई। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर ई, राइट, बिल्कुल। यदि मान लो आपसे बोला गया है कि अगर h इज इक्वल टू यहां पर केस स्पेशल केस, पहली चीज कि जो आपका h है ना वो आर ई के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका बीच की दूरी जो है, जो आपका ये है, ये जो h है ना वो एकदम इतना बढ़ के इतना हो जाए, एच आर ई के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों जो द्रव्यमान है वो एक के ऊपर एक रख जाए तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, शून्य शून्य शून्य। तो वृत्तीय त्वरण में कितना आएगा, शून्य होता है। देखो कैसे आएगा, 1 माइनस आर ई बाई आर ई, तो ये तो आपका 1 हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1 होता है शून्य, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वृत्तीय त्वरण शून्य। ठीक है, तो आज हमारा एक सेकंड, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के वृत्तीय त्वरण में इतना परिवर्तन आता है। तो हमने ये डिस्कस किया आज गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, रोटेशन गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। बेसिकली आज का हमारा मेन जो फोकस था गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर, तो हमने उसको खत्म किया। और भी कुछ आगे चीजें होंगी, खत्म क्या मतलब जो जो चीजें पढ़ी उसको खत्म किया। और भी बहुत सारी चीजें जिनको हम पढ़ेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। पार्ट नंबर अगले में, पार्ट 3 में भी कुछ नई चीजें जानेंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में।